नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। एक पॉजिटिव डोज के साथ में चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। कि आप कितना भी किसी के लिए अच्छा क्यों ना कर लें, यदि आपने एक गलत काम कर दिया है, तो वो पूरे उन अच्छे काम के ऊपर पानी फेरने के लिए पर्याप्त है। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप जब भी कोई कदम उठाते हो, जब भी कुछ बोलते हो, जब भी कुछ करते हो, तो हर काम, हर एक जो भी आप क्रिया करते हो, उसमें थोड़ा-सा सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। क्योंकि हमारे जो कदम हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी बातें हैं, वही हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो नेचर है, वो डिसाइड करती है। 30 डेज़ का जो हमारा पहला वीडियो था, उसके अंदर हमने ये देखा कि सब्जेक्ट कहाँ लगेगा, वर्बें कहाँ आएगी, ऑब्जेक्ट कहाँ आएँगे। तो उन चीज़ों को समझने के बाद में अब हमारा जो दूसरा मुद्दा रहने वाला है, वो क्या रहेगा? आप लोग इमेजिन करो जब आपको पता चल गया सब्जेक्ट की जगह कहाँ है, वर्बें कहाँ पर आएँगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएँगे, तो उसके बाद में आपका फ़ोकस रहने वाला है कि भई इंग्लिश में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको पता चल गया कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग इंग्लिश को अच्छे से समझ सकते हो। कोई भी सेंटेंस हो, उसका सेंस है वो ले सकते हो कि भई यहाँ पर आदेश दिया गया है, प्रश्न पूछा गया है, कोई बात बताई गई है, आश्चर्य की बात है, क्या है? उन सेंटेंसेस को आप लोग है वो अच्छे से समझ सकते हो। कब? जब आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे, उस समय ये चीज़ें आपको समझ में आएगी, वरना ये चीज़ें आप लोग नहीं समझ पाओगे। अगर आपके 10th और 12th के ग्रामर के टॉपिक अभी तक अधूरे हैं, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर आप लोग सेपरेटली अपने ग्रामर के टॉपिक है वो क्लियर कर सकते हो। साथ ही पूरी प्लेलिस्ट है वो यहाँ पर बनी हुई है, आपको वहाँ पर मिल जाएगी चैनल के ऊपर, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। रही बात टॉपिक की, तो मैं बता दूं, सबसे पहली बात, सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सबसे जो पहला सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंस। कौन सा होता है? असर्टिव सेंटेंस। और जो दूसरे पर होता है वो आता है आपका, असर्टिव के बाद में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हर एक सेंटेंस में अलग अलग तरीके से सेंटेंस वाक्य बनते हैं, हर एक का भाव अलग होता है। अब कौन सा वाक्य किस चीज में मदद करता है वो भी यहां पर देखने वाले हैं। तीसरा आपके हो जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। तीसरा कौन सा हो जाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा आपका। और जो चौथा प्रकार होने वाला है वो आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। चौथा आपका होने वाला है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ध्यान रखना, बोर्ड के ऊपर काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली है, लेकिन अगर स्किप कर दिया, इधर-उधर गए, तो फिर वो गारंटी मेरी नहीं है। क्योंकि समझ में तो तभी आएगा, जब पूरा ध्यान कहाँ रहेगा? बोर्ड के ऊपर, वरना कैसे समझ में आ पाएगा? सबसे आसान तरीका देखो इनका, सब्जेक्ट, वर्बें, ऑब्जेक्ट तो आएँगी, उनके बिना सेंटेंस कैसे बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। तो कहीं पर वर्बें इधर-उधर हो जाएँगी, कहीं पर सब्जेक्ट कहाँ चले जाएँगे, वाक्य का भाव अलग-अलग देने के लिए हर कोई है वो इधर-उधर हो जाएगा। तभी तो नए तरीके से वाक्य का निर्माण होने वाला है। तो ध्यान रखना, असर्टिव सेंटेंस के अंदर आपके पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों सेंटेंस आ जाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों को मिलाकर असर्टिव सेंटेंस बोला जाता है। ओके? अब एक बात ध्यान रखना, इसका सूत्र जो होता है ना वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, फिर आ जाती है वर्ब और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आपका ये वो सूत्र तैयार होने वाला है और वाक्य इसी मतलब क्रम में चलने वाले हैं। नेगेटिव वाला है तो वर्ब में जो 2 प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उनके अंदर सेंटेंस है वो बँट जाएगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। अगर ये नेगेटिव वाला है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, इस प्रकार से बनने वाला है। अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका क्या होता है, वर्बें हैं वो आगे आ जाती हैं। दोनों वर्बें नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। तो इसके अंदर सूत्र बन जाएगा, वर्ब है वो आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट पीछे रह जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वहां पर पीछे आपका आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये कैसे बना? तो अभी यहाँ पर एग्जांपल मैं देने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद में, लेकिन आप इन चीजों को आसानी से इस तरीके से याद रख सकते हो। अब यहाँ पर आपका आ जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इन वाक्यों के अंदर हम आदेश देते हैं या किसी से करते हैं प्रार्थना, और जब भी आप किसी से या तो किसी को आदेश दोगे या जब भी आप प्रार्थना करोगे, वहां पर जो काम है उसको पहले बोला जाता है, और काम का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब वर्ब,
वो लिखी जाएगी पहले, और फिर किस चीज के ऊपर आप काम कर रहे हो, जो ऑब्जेक्ट है वो आप लिख दोगे पीछे। इस तरीके से आपका यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस तैयार होने वाला है। अब आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, शुभकामनाएं जो दी जाती हैं, किसी के सामने जो इच्छा व्यक्त की जाती है वो होती है। यहाँ पर हमेशा 50% संभावना पाई जाती है ऐसी हरकतों के अंदर, आशीर्वाद वगैरह दे दिया जैसे, तो वहां पर तो संभावना पाई जाएगी। तो फिर आगे लगाना पड़ेगा आपको में, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आपका सेंटेंस तैयार होने वाला है। मतलब में आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में और फिर ऑब्जेक्ट आने वाला है। ओके, फिर 5वें नंबर पर आ जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर हम एक्सक्लेम, आश्चर्य दर्शाते हैं, और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी होता है जिसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। यह एक्सक्लेमेटरी मार्क है। एक्सक्लेमेटरी मार्क का मतलब क्या हुआ, जिससे हम लोग क्या करते हैं, मतलब हमारा जो आश्चर्य का भाव है वो दर्शाते हैं। तो जैसे आश्चर्य का भाव दर्शाया जाएगा वो आपका एक्सक्लेमेटरी चिन्ह हो जाएगा, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐसे शब्द आएंगे और बाकी सेंटेंस है वो सेम ही रहने वाला है। इस वजह से इसका कोई विशेष पैटर्न नहीं है। अब थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको कि असर्टिव सेंटेंस के अंदर जो वाक्य होते हैं वो कैसे आते हैं, क्योंकि ये भी तो पता होना जरूरी है कि भी जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है वो कैसे बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस है वो कैसे बनेगा। तो सेम चीज है जिसमें एग्जाम्पल में सीधा ही ले रहा हूं, ठीक है। अगर आप चाहो तो इन सेंटेंसेस के लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना सकता हूं जिसके अंदर इनको हम लोग डीपली पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां पर हम लोग एग्जांपल दे देता हूं, आपको यहां पर समझ में आ जाएगा कि भी सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं ये वाले। तो सबसे पहले असर्टिव के अंदर अगर मैं पॉजिटिव सेंटेंस लूं तो मैं बोल सकता हूं जैसे सुमित इज प्लेइंग फुटबॉल। जब मैंने ये सेंटेंस लिखा, इसका मतलब इसमें सबसे पहले एक सब्जेक्ट है, फिर एक हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अदर है। तो ये सेंटेंस आपका सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं है क्या, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब नहीं है क्या, वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट नहीं है क्या, ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब असर्टिव के सूत्र के ऊपर खरा उतर रहा है ना। तो ये आपका कौन सा हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। ये पहला प्रकार होता है। अब इसके अंदर नेगेटिव बनाना होता है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सुमित इज नॉट लगा देना है यहाँ पर आपको। सुमित इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, सुमित वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है। नॉट लगाते ही सेंटेंस कौन सा बन गया, नेगेटिव बन गया। ये नेगेटिव कौन सा वाला वाक्य हुआ, नेगेटिव असर्टिव का ही एक हिस्सा हुआ। असर्टिव को दो भागों में बांट दिया जाता है कि भाई एक तो सकारात्मक हो जाएगा, एक नकारात्मक हो जाएगा। नॉट आया हुआ है तो वो नेगेटिव, नहीं आया हुआ है तो वो पॉजिटिव। इस प्रकार से ये तो सेंटेंस आपका हो गया असर्टिव। आपको ये असर्टिव है वो समझ में आ गया होगा सेंटेंस क्या होते हैं। डीपली इनको पढ़ना है तो अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा, फिर उसके अंदर हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो चल रहा है आपका 30 दिन के अंदर आपकी इंग्लिश है वो किस प्रकार से मजबूत करनी है हमें। और मजबूत करने का मतलब क्या है, बेसिक जानकारी पूरी होनी जरूरी है। और वो कैसे होगी, अगर आप लोग सेंटेंस को देखते ही पहचान सको कि वाक्य कौन सा है, इसका मतलब आपकी नींव मजबूत हो चुकी है, आप एकदम प्रिपेयर हो हर चीज के लिए। तो यहां पर हम लोग अब समझने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर मैं बता दूं, जब भी हम लोग प्रश्न पूछते हैं ना, वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और मैं बार बार बोलते रहता हूं, प्रश्न हमेशा दो प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे मैं बोल दूं, क्या तुम पढ़ते हो, आप बोलोगे हाँ, या बोलोगे नहीं। या मैं दूसरे तरीके से पूछ लूं, तुम क्या पढ़ते हो, आप बोलोगे इंग्लिश, गणित, विज्ञान, या बोलोगे कुछ नहीं। तो आपका अगर जवाब हाँ या ना में आप लोग दे सकते हो, उस समय आपको सेंटेंस की शुरुआत करनी है हेल्पिंग वर्ब से। और जब आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, मैं बोलूँ तुम क्या पढ़ रहे हो रे, तब आप लोग जवाब क्या दोगे कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, गणित पढ़ रहा हूँ, सामाजिक पढ़ रहा हूँ, ऐसा जवाब दोगे। मतलब आप हाँ या ना में तो जवाब नहीं दे पाए, और हाँ या ना में जवाब नहीं दे पाए इसका मतलब आपको आगे WH वर्ड लगाना ही पड़ेगा, ये बात है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाले में एक एग्जांपल अगर मैं लूं, तो हेल्पिंग वर्ब वाले का एग्जांपल जैसा हो जाएगा, आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग। इसका मतलब क्या होता है, यहां पर आप देखो कि वर्बें आगे आई हुई है, दोनों वर्बें नहीं, हेल्पिंग वर्ब आगे होगी, फिर आगे आपका सब्जेक्ट, फिर आगे मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट यहाँ पर गायब है क्योंकि उसी से हम लोग यहाँ पर सवाल, सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं आने वाला है। यहाँ पर आगे आपकी वर्ब। अब WH वर्ड में समझा दूंगा, वहां पर भी यही सूत्र लगने वाला है। आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, आपका जवाब क्या होगा, यस, या फिर आप बोलोगे नो। तो ये कौन सा प्रश्न हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, इसको बोलते हैं
स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब वाला आपके ये सेंटेंस हो गया। मतलब इसकी शुरुआत है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है, फिर इसमें सब्जेक्ट आता है। अब जो दूसरा तरीका यहाँ पर बच गया है कि तुम मान लो कि जैसा कि एग्जांपल मैं ले लूं कि तुम अंग्रेजी कब पढ़ते हो, या फिर तुम, हाँ, कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू रीड इंग्लिश। अब ये प्रश्न जब आप ध्यान से देखते हो तो आपको यहाँ पर सबसे पहले नजर आएगा WH वर्ड। क्यों नजर आया? क्योंकि मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हो, तो आगे आपको WH वर्ड देखने को मिल गया है। व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, और ये आ गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या होता है कि मेन वर्ब को आपको विशेष रूप से नहीं देखना है, यहाँ पर आपको ये सूत्र ध्यान रखना है कि ये आपके वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया और ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो VSO वाला सूत्र आपके लग रहा है। पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, मौखिक लिए आपको अच्छे से समझा दिया मैंने बार बार बोलकर। तो इस प्रकार से आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो तैयार होते हैं। वापस क्लियर कर देता हूं एक बार। असर्टिव सेंटेंस के अंदर सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य दोनों पाए जाएंगे। अगर नोट है तो वो उसके अंदर नकारात्मक वाला बन गया, और अगर नोट नहीं है तो वो पॉजिटिव वाला सेंटेंस बनकर रह जाता है। लेकिन जब हम लोग इंट्रोगेटिव में आगे बढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको क्या चीज देखने को मिलती है, उसके अंदर आपको वर्बें आगे आ जाती है, ये वर्ब आगे आ गई, ये वर्ब आगे आ गई, इस प्रकार से। यहाँ पर सब्जेक्ट आगे था और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में जो वर्ब का एक रूप है वो आगे आ जाती है। उस वजह से हमें यहाँ पर नया पैटर्न मिल गया, वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे, और फिर सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। WH वर्ड वाला है तो WH वर्ड लगा दो। एक्सप्लेन करते समय इन प्रश्नों से वाक्य सवाल पूछे जाते हैं, और अगर कोई ऐसी बात जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो तो फिर इससे सवाल पूछे जाते हैं। अब हम लोग तीसरे की ओर बढ़ते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर की हम लोग क्या करते हैं, या तो आदेश देंगे और या फिर किसी से करेंगे रिक्वेस्ट, विनती, विनम्रता के साथ में निवेदन। तो ये आपका आ जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आने वाला है। इंपेरेटिव सेंटेंस का अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं तो सबसे पहले आती है वर्ब। क्या आती है? वर्ब आती है। क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ। ब्रिंग मी ए ग्लास वाटर। ब्रिंग यानी लेकर आओ, ये क्या हो गई? वर्ब हो गई। मी यानी मुझे लाकर दो, एक ग्लास वाटर यानी एक गिलास पानी, मुझे क्या लाकर दो, या फिर क्या लेकर आना है मेरे पास में, एक गिलास पानी लाकर दो मुझे, ब्रिंग मी ए ग्लास वाटर। तो यहाँ पर आप लोग किसी को आदेश देते हो कि भाई मुझे एक गिलास पानी लाकर दो, तो आप लोग ब्रिंग मी ए ग्लास वाटर, इस प्रकार से आपका सेंटेंस तैयार हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये जो सेंटेंस होते हैं वो कौन से वाले होते हैं? ये होते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंस, जिनके अंदर या तो आपको आदेश दिया जाएगा या आप किसी से रिक्वेस्ट करोगे, मतलब आदेश और प्रार्थना वाले भाग वो इसके अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, नॉर्मल सेंटेंस असर्टिव, प्रश्न वाले सेंटेंस इंट्रोगेटिव, और आदेश या रिक्वेस्ट वाला प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना नहीं। प्रार्थना भी दो प्रकार की होती है, सुन लेना बात मेरी ध्यान से। जो हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, ये भी दो प्रकार की होती है। एक प्रार्थना तो जैसे हम लोग आपके ये रिक्वेस्ट करते हैं ना, अरे मुझे पेन दे दो रे, अरे मुझे कॉपी दे दो रे, ये वाली रिक्वेस्ट ना, ये तो लो लेवल की रिक्वेस्ट है, ये इंपेरेटिव तक ही चल जाएगी। लेकिन जब आप इस रिक्वेस्ट से काम नहीं चलने वाला, सीधा भगवान के पास में जाना है, आई मीन भगवान से रिक्वेस्ट करनी है कि हे भगवान इस बार तो 100 में से 100 दिला ही दो, हे भगवान इस बार फर्स्ट रैंक दिला दो कैसे भी करके, 101 रुपए का चढ़ावा, 101 रुपए की प्रसाद, सीधी डायरेक्ट है ना, आप मुझे फर्स्ट रैंक दिला दो। पढ़ना वढ़ना तो जाने दो, वो तो कोई देखेंगे बात की बात है, बस 101 रुपए की प्रसाद में रैंक फर्स्ट वाली दिला दो। तो ऐसी हरकतों से कुछ नहीं होने वाला है ना? जो आप मेहनत करोगे ना, उसी से आपका जो रैंक है वो सुधरने वाला है। तो रिक्वेस्ट प्रार्थना दो प्रकार की होती है, एक जो हम लोग किसी व्यक्ति से करते हैं वो वाली, और एक जो हम लोग गॉड से करते हैं वो वाली। जो गॉड से प्रार्थना करेंगे वो हम लोग आगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में समझने वाले हैं। फिलहाल आप ये अपने मित्रों से जो रिक्वेस्ट करते हो उसी को समझ लो, यहाँ पर हम लोग इसके अंदर यही समझने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आप किसी से विनती करते हो, तो गिव मी योर नोटबुक,
गिव मी योर नोटबुक, मुझे तुम्हारी नोटबुक दो। नहीं कौन दे जा नहीं कर ले, है ना? तो मुझे तुम्हारी नोटबुक दो। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, अरे भाई दे रे सवाल अधूरा है, अभी ठोक गई सर 2 दिन बाद में आए, सवाल करने को पूरा कह दियो, 2 दिन टाइम दियो है, एस्टिमेटेड टाइम तो ही है, तो जल्द से जल्द पूरा करना है, दोस्त के खुद के अधूरा पड़िया, दो और मेरे 4 का बाकी पड़िया कहीं कॉपी। तो एन की हरकत जब वो जाया करे ना, तो बी टाइम ध्यान रखना कि दोस्त ने रिक्वेस्ट करा, बी टाइम आपा हमने इंपेरेटिव सेंटेंस मानना चाहला। कौन सा सेंटेंस मान के चलेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस मान के चलेंगे। और नोटिस करना है ये बात कि वाक्य के अंदर आपको जो वर्बें हैं वो पहले देखने को मिलेगी और जो ऑब्जेक्ट है वो उसके तुरंत बाद में देखने को मिलेगा। मतलब सूत्र लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सूत्र एकदम करेक्ट लग रहा है, तो सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की ओर। ऑप्टेटिव सेंटेंस एकदम आसान होता है। प्रार्थना करनी है, 101 रुपए को चढ़ा उधेर, 101 रुपए को चढ़ा उधेर क्या करनी है? भगवान से करनी है प्रार्थना की, हे भगवान, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, वो वाली प्रार्थना करनी है आपको यहाँ पर, ताकि आप लोग ईयरली एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर लेकर आ सको, है ना? तो यहाँ पर 101 रुपए वाली प्रार्थना करनी है। मतलब भगवान से जब भी आप लोग रिक्वेस्ट करते हो या किसी किसी को आप लोग आशीर्वाद देते हो, ऐसे कोई भी जब भी भाव पाए जाएंगे ना आपके, वहां पर आपका ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होने वाला है। और ऐसी हरकतों के अंदर आपकी संभावना पाई जाती है 50%। क्या पाई जाती है? 50%। अब भगवान के पास में रिक्वेस्ट गई आपकी फर्स्ट रैंक वाली, और भगवान को पता चल गया नहीं, लखन तो 10वीं रैंक वाला ही को नहीं और मांगे पहली रैंक है, तो भगवान आपकी प्रार्थना है वो ठुकरा देंगे, वो नहीं मानेंगे आपकी प्रार्थना, बिल्कुल नहीं मानेंगे ना। तो आपकी प्रार्थना स्वीकार होने की गारंटी कितनी है? 100% है क्या कि आपकी बात वहां पर एकदम मान ली जाएगी? हम्म कोई सगा संबंधी तो बैठा नहीं है जो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा वहां पर जाती ए अल्लाह फर्स्ट रैंक। डोटासरा सरकार तो है नहीं यहाँ पर जो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाएगी हर तरीके से। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भगवान से प्रार्थना हो जाएगी, किसी को आशीर्वाद देते हैं, तुम डॉक्टर बन जाओ, हाँ लो बन गो डॉक्टर, ऐसा तो हरकतें होती नहीं है। जहाँ पर आप आशीर्वाद दोगे ना वहाँ पर 50% संभावना पाई जाती है, और 50% संभावना का मतलब वहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस पाया जाएगा। और संभावना को दर्शाने के लिए हम लोग मे मॉडल का यूज करते हैं। और इस तरीके से आपको बात को ध्यान रखना है कि आशीर्वाद, शुभकामना, प्रार्थना जब भी आप करोगे और उसके अंदर अगर संभावना 50% है, तो आप लोग वहां पर ऑप्टेटिव सेंटेंस मान लेना और दूसरा कोई मत मानना। आगे बात समझ में? वहां पर चौथा जो प्रकार है ऑप्टेटिव सेंटेंस, वो होने वाला है। ओके, क्लियर इतनी सी बात? अब इसका एग्जांपल बता दो गुरुजी एक बार। हाँ, एक बार हम लोग डेमो देने गए थे, वहाँ प्राइवेट एक स्कूल थी वैकेंट, जिसके अंदर केमिस्ट्री और इंग्लिश 12th लेवल तक दोनों ही जगह की डिमांड हो रही थी। चूरू के साइड में थी, विद्यासर वो गांव था। मैं और मनीष जी गए हुए थे वहां पर। तो क्या हुआ था कि डेमो क्लास थी, तो इधर वाला बच्चे है ना, सर नमस्ते, सर नमस्कार, उनका उधर का थोड़ा बोलने का तरीका, मतलब मिजाज अलग ही था उनका, मतलब बोलने का स्टाइल अलग था, थोड़ा अलग तरीके से बोलते। वो बोलते थे गुरुजी, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी। तो मतलब वो गुरुजी नहीं बोलते, बोलते थे गुरुजी। मतलब बहुत ही इंटरेस्ट आता था सुनने में, जो वो बोलते थे कि गुरुजी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी 50% संभावना होगी, वहां पर आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस मानते हुए हम लोग अब एग्जाम्पल लेने वाले हैं। बार बार भटक रहे हैं टॉपिक से, यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा सा। जैसे कि आपके कोई फेवरेट सर हैं और वो आपके लिए शुभकामना करें कि भाई ये स्टूडेंट फर्स्ट रैंक प्राप्त करे, ऐसा होता है क्या? नहीं, टीचर के लिए सभी स्टूडेंट बराबर ही होते हैं। मे यू गेट फर्स्ट रैंक, तुम कौन सी रैंक प्राप्त करो? तुम फर्स्ट रैंक प्राप्त करो। यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? यहां पर मे नजर आ रहा है, सब्जेक्ट नजर आ रही है, वर्ब नजर आ रही है, ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। मे सब्जेक्ट, वर्ब, और ये फर्स्ट रैंक आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तुम फर्स्ट रैंक प्राप्त करो, है ना? एक और एग्जांपल देखूं तो यहां पर मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। मे यू गेट ए गवर्नमेंट जॉब, तुम्हें एक सरकारी नौकरी मिल जाए। क्या मिल जाए? तुम्हें एक सरकारी नौकरी मिल जाए, बस सरकारी नौकरी बन जाना। तो तुम्हें क्या मिल जाए? या तो फर्स्ट रैंक मिल जाए या तुम्हें एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बस
इसी के पीछे पड़ी है दुनिया। और बिज़नेस से, अपने स्वयं के व्यवसाय से कुछ लेना-देना नहीं है। बस गवर्नमेंट नौकरी लग जा बस। इसी के पीछे पड़े हुए हैं सब आजकल। ज़िंदगी से कोई लेना-देना, तू बस गवर्नमेंट बन जा। अरे पढ़ना है, लिखना है, लाइफ नहीं, तू गवर्नमेंट नौकरी लग जा बस, सबसे पहले तो ये। फिर कोई देखेंगे आगे का क्या होना है। लाइफ निकल गई 35 साल का, नहीं तू गवर्नमेंट नौकरी लग के बता दे तो फिर कोई देखेंगे आगे की तेरी क्या है, रिक्वेस्ट है, क्या है, नहीं। एक ही रिक्वेस्ट है हमारी तो घरवालों की, बस गवर्नमेंट नौकरी लग जाओ, और फिर आगे की कोई आगे देखेंगे। लाइफ है ना ऐसे ही चलने वाली है। हालाँकि प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। गवर्नमेंट नौकरी में इसका ऐसा विरोध नहीं कर रहा हूँ कि आपको मतलब कोशिश नहीं करनी। बिल्कुल करो, अपना 100% दो। लेकिन उस गवर्नमेंट जॉब के पीछे इतने भी पागल मत बन जाओ कि दूसरी लाइफ आपको जो जीवन की है वो नज़र ही ना आए। गवर्नमेंट जो जॉब है वो आपकी लाइफ नहीं है। जो गवर्नमेंट जॉब है वो केवल आपकी लाइफ का एक पर्टिकुलर हिस्सा है, एक पार्ट है। आप अपनी ज़िंदगी जीने आए हो और यहाँ पर आपको अगर वो चीज़ मिल जाती है तो अच्छी बात है, वरना चलो उसके बिना ही जीना ही पड़ेगा। तो उसको एक जीवन का हिस्सा मानना है, उसको ही जीवन नहीं मानना है। थोड़ा सोचिएगा इस बात के ऊपर एक बार। तो मे यू गेट फर्स्ट रैंक, आप प्रथम रैंक है वो प्राप्त करो। इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। अब आया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर क्या होता है? एक्सक्लेम मतलब आश्चर्य। जब भी आपको आश्चर्य नजर आएगा वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नजर आने वाला है। आश्चर्य का मतलब हो गया जैसे हुर्रे, ऐसा सेंटेंस में बोल दूं हुर्रा। हुर्रा का मतलब होता है प्रसन्नता के साथ में, जब भी आपको खुशी मिले तब। अलास, अलास का मतलब होता है दुख के साथ में, जब भी आप एकदम कहीं पर मान लो कोई घटना घटित हो जाए, आपको लगे अलास हिज फादर डेड इन ए कार एक्सीडेंट, उसके पिताजी की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए आप लोग इन वर्ड्स का यूज करते हो, और ये जब भी वर्ड्स नजर आएंगे वहां पर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मान के चलना। ये कितने अच्छे से समझ लिया आज हमने कि भाई वाक्य कितने प्रकार के होते हैं अंग्रेजी के अंदर। आई होप समझ में आ रही होगी ये चीज। अभी एग्जांपल देखो, अलास his father अब यहां पर इस सेंटेंस के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? उसके पिताजी की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई। अलास एक दुख दर्शाने वाला शब्द है। गुरु जी को हिंदी बताओ, इनको हिंदी मालूम नहीं, बताइए। और दुख बताने वाला एक शब्द है अलास, दुख बताने वाला आपका एक शब्द है। हुर्रे, उसके पिताजी की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई, नहीं, ये दुख बताने वाला शब्द है। ये नजर आ गया, मतलब आश्चर्य तो होगा ही होगा, लेकिन आश्चर्य है वो खुशी वाली बात का नहीं होगा। आश्चर्य किसी बात का, दुख होगा उस बात का होने वाला है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। हुर्रे, हम मैच जीत चुके हैं। तो यहां पर जो बात है ना, वो आपके आश्चर्य वाली तो है, लेकिन आश्चर्य दोनों में ही है। आश्चर्य भी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे वो आमिर खान बोलता है ना उस पीके फिल्म के अंदर कि ये अच्छा अच्छा भी बहुत प्रकार का होता है। अच्छा, 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 अच्छा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, एक ही सेंटेंस के आपके यहाँ, एक ही वर्ड के आपके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। ये जो आश्चर्य है वो तो आपके दुख वाला है, ये आश्चर्य खुशी वाला है। समझ में आई बात? तो आज हमने यहाँ पर क्या सीखा? असर्टिव सेंटेंस, नॉर्मल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के, जिसके अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाला और इंट्रोगेटिव वाला। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसके अंदर आपके आदेश का भाव दिया जाता है या फिर निवेदन किया जाता है। दोनों एग्जाम्पल हमने देख लिए। फिर देखा हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर वो 101 वाला चढ़ावा वाली बात ध्यान रखनी है, जिसके अंदर हमने ये चीजें देखी थी कि जब आप किसी को शुभकामनाओं दोगे, आशीर्वाद दोगे, जब भगवान से प्रार्थना करोगे, वहां पर आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस माना जाने वाला है। फिर हमने देखा लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसके अंदर हमने आश्चर्य वाले सेंटेंस देखे। अगर आपको यहाँ पर कभी भी बुक के अंदर सेंटेंस देखकर अगर आप पहचान करना सीख जाते हो कि ये सेंटेंस कौन सा है, इसका मतलब आपकी जो आज की क्लास है ना, ये आज की जो क्लास है ना वो सफल रही। इस बात को आप मानकर चल देना। अब जल्दी हम लोग है ना, अगला जो एक वीडियो है इसके अंदर वो जो लॉन्ग सेंटेंस होते हैं, लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं, उनके अंदर हिंदी बनाना कंफ्यूजन भरा हो जाता है। तो
तीसरा जो वीडियो है इसके अंदर वो इस टॉपिक के ऊपर होने वाला है कि अंग्रेजी के लंबे चौड़े बुर्ज खलीफा के जैसे जो सेंटेंस होते हैं ना, उनको चुटकियों में हिंदी कैसे बनाया जाता है। पहले कौन सा वाक्य का हिंदी बोलना है, फिर कौन सा बोलना है। अगला टॉपिक है वो जल्द ही आपके सामने इस मतलब मुद्दे के ऊपर रहने वाला है। तो आशा करते हैं आपको ये जो हमारी जो नई पहल है, जो 30 दिन का चैलेंज है जिसके अंदर हम लोग इंग्लिश आपको पढ़ाना सिखाएँगे अच्छे से, ये समझ में आ रहे होंगे और आप इसको खूब सारा सपोर्ट करोगे, वीडियोज़ को पूरा देखोगे और दोस्तों के साथ में शेयर करोगे, क्योंकि आप इतने भी लालची मत बन जाना कि आप अकेले अंग्रेजी सीख जाओ और अपने मित्र की मदद ही ना करो। उसको शेयर करके उसको भी ज़रूर अंग्रेजी सिखा देना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई जो लिंक्स है वो आपका इंतज़ार कर रही है। जाकर उन वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देख लीजिए, अगर आप छठी से लेकर 12वीं तक के बीच के स्टूडेंट हो तो। जल्दी हाज़िर होंगे एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।